एक कहानी चलती है, जब एक बार अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नर ने, वायसराय ने अपने दूत भेजे कि देख के आओ कि नेहरू, गांधी, जिन्ना और अम्बेडकर क्या क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब वो दूत गया रात को चेक करने के लिए, तो देखा तो गांधी, अर्धरात्रि का टाइम था, गांधी सो रहे थे। फिर नेहरू का भवन देखते हैं तो नेहरू भी सो रहे थे, जिन्ना भी सो रहे थे। और जब अम्बेडकर के घर पहुंचते हैं, देखते हैं तो अम्बेडकर जग रहे थे और पढ़ रहे थे। तो अम्बेडकर से पूछा गया उसके द्वारा कि आप वो सब सो रहे हैं, आप जग क्यों रहे इस समय। तो अम्बेडकर का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि उनकी जातियां जगी हुई हैं, इसलिए वो सो रहे हैं, वो सो सकते हैं। मेरी जाति सोई हुई है, इसलिए मैं जगा हुआ हूं और मेरा जगना जरूरी है, तभी मेरी जाति जागेगी। देखो, इनके पिताजी आर्मी में सूबेदार थे और इनका पूरा परिवार आर्मी से रिलेटेड रहा है। और मूल रूप से ये आपके रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और महार जाति, महार एक दलित जाति मानी जाती है, छुआछूत जैसे हम कह सकते हैं, अस्पृश्य जाति मानी जाती है। और उस महार जाति में इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, महार जाति में जन्मे। और महार जाति में जन्मने के बाद यूं कहिए कि इनका जन्म अपने गांव में नहीं हुआ था, रत्नागिरी में नहीं हुआ था। अंबाडेवकर गांव था इनका। ठीक है, अंबाडेवकर गांव था। और अंबाडेवकर गांव में जन्म नहीं हुआ था, बल्कि इनके पिता की ड्यूटी थी महू के अंदर, महू मध्य प्रदेश में, जहाँ पे वे सूबेदार थे। तो महू जो छावनी है, महू कैंट है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। भीमाबाई और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, तो रामजी सकपाल ही बोलते हैं उसको। तो रामजी सकपाल और भीमाबाई की संतान के रूप में जन्म हुआ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। उसके बाद में लगभग 94-95 के आसपास पिताजी रिटायर हो गए थे। और रिटायर होने के बाद में वो सतारा में शिफ्ट हो गए थे। और सतारा में फिर इनकी माताजी का देहांत भी हो गया था बाद में, उसी समय हुआ था 94-95 के आसपास। फिर सतारा में वहाँ पे वर्ष 1900 में इनका यूं कहिए कि पहली बार एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, 1900 में एडमिशन हो गया था। और 1900 में सतारा की हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन हुआ। आज भी स्कूल चल रही है। आज उसे प्रताप हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शिवाजी के वंशज किसी प्रताप सिंह ने उसको स्थापित किया था। उसमें इनका पहला एडमिशन हुआ और लगभग 4th क्लास तक उन्होंने वहाँ पढ़ाई करी, सतारा के अंदर ही। और सतारा में पढ़ाई करने के बाद में फिर ये सतारा से बम्बई शिफ्ट हो गए 1904 के आसपास। ठीक है, और फिर आगे क्या हुआ, ये तिथियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको तिथियों की बजाय आगे की जो ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर लेकिन मैं बताना चाहूँ कि शिक्षा के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिर सतारा से ये मुंबई में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इन्होंने 1904 से 7 के बीच में अपनी शिक्षा मैट्रिकुलेशन पास करी, 10वीं पास करी। उसके बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज, जो कि बम्बई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है अभी भी, उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। और ये पहले महार थे जिनका एडमिशन एल्फिंस्टन कॉलेज में हुआ। तो एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और 1912 में ग्रेजुएशन हो गया। तो पहले क्या होता था, 11वीं 12वीं भी कॉलेज में होती थी, 3 वर्ष वो और 11वीं 12वीं वो, तो 5 वर्ष में, मतलब 1907 से 1912 के बीच में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। अब ग्रेजुएशन 1913 में पूरा हो गया। इस 1913 तक की जो इनकी यात्रा थी, उसमें इन्होंने यह महसूस किया था कि हम पिछड़ी जाति के लोग हैं, हमारे साथ भेदभाव होता है, क्लासरूम से लेकर और कर्मस्थली तक हर जगह हमारे साथ कहीं न कहीं अस्पृश्य व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसा एक इंसान को इंसान के साथ नहीं करना चाहिए, भेदभाव वगैरह नहीं करना चाहिए, छुआछूत नहीं करनी चाहिए। इस टाइप के व्यवहार को इन्होंने महसूस किया था। तो जब इनका स्कूल में पहली बार नाम लिखा गया तो भीमराव अंबाडेवकर लिखा गया था। ठीक है,
अंबाडेवकर इसलिए लिखा गया था, उनके गांव का नाम था, मूल गांव का नाम। लेकिन बाद में कृष्णजी अंबेडकर इनके गुरु थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अंबाडेवकर चेंज करके अपना सरनेम उनको दे दिया अंबेडकर, ताकि कहीं पर भी उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि अंबेडकर एक मूल रूप से ब्राह्मण भी है वहाँ पे, तो ये सरनेम उनको दे दिया गया। ठीक है। 1913 के अंदर जब इनकी स्नातक हो गई, मतलब आपके यूं समझिए कि ग्रेजुएशन हो गया, बीए हो गया, उसके बाद एमए के लिए बड़ौदा के गायकवाड़ शासक थे सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़ ने एक छात्रवृत्ति स्टार्ट की थी। उसके तहत 3 साल तक छात्रवृत्ति दी जाती थी उन बच्चों को जो अमेरिका में या उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पीजी वगैरह करने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये छात्रवृत्ति स्टार्ट की गई थी। इस छात्रवृत्ति को 3 साल तक दिया जाता था। प्रति माह 11.5 स्टर्लिंग के आसपास कुछ थी, 11.5 स्टर्लिंग थी। इस छात्रवृत्ति पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को न्यूयॉर्क भेजा गया, जहां पर इनका एडमिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हुआ, मतलब एमए के लिए हुआ। एमए में इनका मूल विषय इकोनॉमिक्स था और सहायक विषय सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी थे। वहाँ पे इनका एडमिशन हुआ और वहाँ पे इनका संपर्क जॉन डीवी से हुआ। जॉन डीवी जो अपन एजुकेशन में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, वो काफ़ी प्रभावित थे जॉन डीवी से। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, अनटचेबिलिटी, ठीक है, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने जॉन डीवी से ही सीखा था। और ये बात उन्होंने 1930 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दी अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार भी की थी। यहाँ पे उन्होंने 1915 में ही अपना एमए कंप्लीट कर लिया और इस दौरान इन्होंने 3 थीसिस पब्लिश करी थी। 2 की थी, लिखी 3 थी, एक सबमिट नहीं करवाई थी। एक एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, जिसको सबमिट नहीं करवाया, बस लिख लिया था। एक आपके इस समय जो थीसिस और इकोनॉमिक्स में थी, ये सारी इकोनॉमिक्स थी। यहाँ पे इंडियन सोसाइटी थी, डिविडेंड ऑफ इंडियन सोसाइटीज वगैरह, ऐसी कई सारी थीसिस लिखी यहाँ पे। एमए हो गया। एमए होने के बाद में इनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये एंट्रेंस टेस्ट होता था, थीसिस जमा करवानी पड़ती थी। थीसिस जमा करवाई जाती है और उसी समय वो थीसिस मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस इन इंडिया ऐसा कुछ था। तो प्रांतों में धन वितरण की विकेंद्रीकृत व्यवस्था टाइप से कुछ थीसिस था उनका। वो सबमिट होता है और उस सबमिशन के साथ ही इनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाता है। बट इनका जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट की सारी सामग्री इंग्लैंड में थी, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के रिलेशंस पे बात करनी थी, तो सामग्री पूरी इंग्लैंड के संग्रहालयों में थी, इंग्लैंड की पुस्तकालयों में थी। तो अब इनके लिए जरूरी ये हो गया था कि वो कैसे भी करके इंग्लैंड जाएं। इंग्लैंड जाएंगे तभी उनको वहां से सामग्री मिलेगी, तभी वो पीएचडी आगे परस्यू कर पाएंगे। तो 1916 के अंदर वो यहां से अमेरिका से इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में उन्होंने 1 साल भरपूर कार्य किया। जल्दी कार्य इसलिए किया गया कि उनको पता था कि उनका छात्रवृत्ति का टाइमिंग पूरा होने वाला था। तो टाइम पीरियड पूरा होने वाला था, तो जल्दी से वो काम निपटाना चाहते थे, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ और 1917 में उसको वापस इंग्लैंड से भारत आना पड़ा। कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि छात्रवृत्ति की अवधि पूरी हो गई थी। जब वो 1917 में इंग्लैंड से वापस भारत के लिए निकले, तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा था, आपको सभी को अच्छे से पता है। तो जिस एक नाव से खुद निकले थे, एक जहाज से, एक पीछे जहाज और भी था, तो इनका पूरा लिटरेचर जो है वो लगेज में था। और जो इन्होंने इंग्लैंड के अंदर कलेक्ट किया था सारा मटेरियल, वो पूरा वहाँ पे था। और कहते हैं कि उन्होंने खुद ने लिखा था अपने प्रोफेसर सलीमैन को कि मेरा पूरा थीसिस जो है वो डूब गया था, क्योंकि जर्मनी के टॉर्पीडो के द्वारा वो जहाज डुबा दिया गया था, क्योंकि इंग्लैंड और जर्मनी की लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय। ऐसे करके 1917 में वापस भारत आ गए। भारत आने के बाद में उन्होंने फिर वापस रिक्वेस्ट करी। इस बार उन्होंने कोल्हापुर के साहू फोर्स से रिक्वेस्ट करी। साहू शासक थे और साहू ने कोल्हापुर में आरक्षण दे रखा था, 50% आरक्षण दे रखा था नौकरियों में, ओबीसी वगैरह को। तो उनको रिक्वेस्ट करी कि आप अगर फंडिंग करें तो मैं मेरी थीसिस वापस जाके पूरी कर सकता हूँ। तो उसके बाद 1920 में वापस
लंदन जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1923 में, पहले 21 में उन्होंने एमएससी करी, एमएससी इकोनॉमिक्स में करी। ठीक है, वहाँ पे होती है इकोनॉमिक्स में एमएससी, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस माना जाता था। वहाँ पे इकोनॉमिक्स में एमए करी, एमएससी करी। उसके बाद में 1923 के अंदर वहीं पर वापस डीएससी करी, डॉक्टर ऑफ साइंस। ठीक है, और ये ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे डीएससी करने वाले, क्योंकि डीएससी करने वाले पहले व्यक्ति जॉन मथाई ने पहले कर ली थी और परमथनाथ बनर्जी ने भी पहले कर ली थी इनसे। तो इन्होंने डीएससी करी और डीएससी करने के बाद में, और इनका सब्जेक्ट उस समय प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन था। भारतीय रुपए की समस्याएं, इसकी उत्पत्ति और उसका समाधान क्या हो सकता है, ये इनका विषय था। फिर 1923 में अपना डीएससी कंप्लीट करने के बाद में उसी बुक को थोड़ा सा और विस्तृत किया और 1925 में उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी को पुनः सबमिट किया नए संशोधन के साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, जहां उनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा था। और वहां पर 1927 में उनको पीएचडी अवार्ड हुआ, कोलंबिया में पीएचडी अवार्ड हुआ। और इकोनॉमिक्स के अंदर, हालांकि इकोनॉमिक्स में कोलंबिया से, अमेरिका से पहले भी पीएचडियां भारतीयों ने की थी। और फिर 1927 में इनकी एजुकेशन पूरी हो गई। आप ऐसे समझिए कि 1913 से 1927 के बीच में इनकी पूरी एजुकेशन फॉरेन में भी थी, 14 साल तक, और 1913 तक पूरी एजुकेशन भारत में भी थी। तो 1927 तक इन्होंने एमएससी डीएससी लंदन से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी ये दोनों के दोनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किए थे। इस समय सिलीमैन, कैनन, जॉन डीवी, ये सारे इनके प्रोफेसर्स रहे हैं। इनको सभी को इन्होंने ग्रीटिंग किया, थैंक्स भी बोला था। और इस तरह से 1927 तक इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। बीच में 1920 में इन्होंने लॉ भी कर लिया था, जब लंदन गए उससे पहले इन्होंने लॉ भी कर लिया था। इस तरह से 1927 तक इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। तो अगर जीवन परिचय और एजुकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन इनके पास में पीएचडी थी, डीएससी थी, एमएससी थी। उस समय अपने आप में ये बहुत बड़ी डिग्रियां थी जो इनके पास में थी। अब बात आती है कि 1920 तक का जो दौर था, उस समय तक ये महज अर्थशास्त्री थे। 1920 और 30 के बीच में इन्होंने अर्थशास्त्र से दूर होते गए और समाज की तरफ मुड़ने शुरू हुए। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूं, 1923 में जब इनका डीएससी हुआ, फिर वापस भारत आए और 1924 में इन्होंने बहिष्कृत भारत सभा की स्थापना की। 1924 के अंदर बम्बई के अंदर चिमनलाल सीतलवाड़ जिसके अध्यक्ष बने, खुद मैनेजिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने थे। उस मंच के जरिए इन्होंने भारत में दलित उत्थान के कार्य स्टार्ट किए। बहिष्कृत भारत सभा के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए फिर इन्होंने 3 पत्र पत्रिकाएं चलाई, जिसमें बहिष्कृत भारत था, मूक नायक था और जनता, इक्विलिटी जनता, ये कई सारे पत्र पत्रिकाएं चलाई इस समय। कई सारे मंच स्थापित किए और कई सारे तालाब, मंदिर जो उस समय थे, तालाबों में क्या छुआछूत होता था, पानी नहीं पीने देते थे, तो वो सत्याग्रह किए। मंदिरों के द्वार खुलवाए गए कि मंदिरों में भी प्रवेश नहीं देने देते थे। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 1930 तक लगभग ये गतिविधियां करी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका इन्होंने समर्थन किया था। बाकी भारत पूरे में विरोध चल रहा था, उस समय इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी मांगें रखी थी, जैसे पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी और सेपरेट इलेक्टोरल, दलितों के लिए अलग से। तो इनकी कई सारी मांगें एक प्रकार से स्वीकार कर ली गई थी साइमन कमीशन के द्वारा। तो इस वजह से इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो ब्रिटेन के अंदर राउंड कॉन्फ्रेंस, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन जो हुए, उन तीनों में इन्होंने भाग लिया। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन जब भाग लिया तो उस समय गांधी जी ने भी भाग लिया था, और गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में जो मतभेद हुए वो इसी बेस पे हुए थे कि अम्बेडकर कह रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए, पृथक निर्वाचन दिया जाए, और गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो फिर दोनों की नाराजगी के चलते पूरा सम्मेलन फेल हो गया था।
उसके बाद में दोनों वापस आ गए और फिर ब्रिटिश सरकार ने, आपको पता होगा कि कम्युनल अवार्ड लाया था। ये मैं बातें आपको ऑलरेडी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट वाली वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समझा चुका हूँ। फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसकी सारी शर्तें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है पूना समझौते के अंतर्गत। पूना पैक्ट हुआ जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तो खत्म करी, परंतु उनके लिए रिजर्वेशन दे दिया था। लगभग 151 सीटों के आसपास दलितों को सीटें फिक्स कर दी गई थी। फिर गांधी जी ने भी दलित उद्धार के कार्य शुरू कर दिए थे और गांधी जी का हरिजन उद्धार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर में थोड़ा फर्क था। गांधी जी चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, उसके भीतर समाज सुधार हो, और अम्बेडकर ये कहते थे कि अगर वर्ण व्यवस्था रहेगी तो समाज सुधार नहीं हो सकता। समाज सुधार करने के लिए वर्ण व्यवस्था को हटना जरूरी है। तो दोनों का साध्य सेम था, लेकिन साधन अलग अलग थे, तो दोनों के आपस में इतना बनता भी नहीं था। फिर 1936 में 35 का अधिनियम गया 36 में, जब प्रांतीय चुनाव होने वाले थे 37 के अंदर, तो 36 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनाई, जिसको ठीक ठाक सफलता भी मिली थी चुनावों के अंदर। बॉम्बे में अंदर चुनाव में ठीक सफलता मिली थी। फिर 1937 में कांग्रेस की गवर्नमेंट्स वगैरह बनी, और 1939 में जब कांग्रेस की गवर्नर राज्यों में इस्तीफे दिए, 22 दिसंबर का दिन था, तब इन्होंने योम निजात या डे ऑफ डिलीवरेंस, धन्यवाद दिवस भी मनाया था। ये बात भी हम स्वतंत्रता संग्राम के वीडियोस में कर चुके हैं। 1940 में जब लाहौर प्रस्ताव आया पाकिस्तान का, नए पाकिस्तान बनाने का, मुस्लिम लीग का, तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उनके विचार थे पाकिस्तान के संबंध में। उनके विचार ये थे कि अगर मुसलमान चाहते हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तान बना दो, फिर उसमें मुसलमानों का वो पूरा देश अलग हो जाएगा पाकिस्तान, हिंदुओं का अलग हो जाएगा भारत, ऐसे उनके विचार थे। फिर 1942 के आसपास इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल फेडरेशन भी बनाई, जिसको 1946 में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी 151 में से। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा। बीच में 1935 में इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, और रमाबाई की पत्नी की डेथ के बाद में पत्नी पंढरपुर जाना चाहती थी, भगवान विठोबा का मंदिर है वहाँ पे, लेकिन इन्होंने कभी जाने नहीं दिया उस साइड, तो उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। वो हमेशा उनको कहते थे कि हम अपना एक नया पंढरपुर अलग बनाएंगे, बट वो नहीं जा पाई। तब उन्होंने कह दिया था उनकी मृत्यु पर कि अब मैं धर्म परिवर्तन कर दूंगा। ये उन्होंने 1935 के अंदर ही आसपास कह दिया था धर्म परिवर्तन का। फिर तबीयत भी खराब हो गई थी काफ़ी, और फिर संविधान सभा बनी, तो कांग्रेस ने इनको संविधान सभा की तरफ से इनको चुना गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, नेहरू मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बनाया गया, और इस प्रकार कांग्रेस ने काफ़ी प्रयास किए डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस में लाने के, बट कभी सफल नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने पहले बनाई थी, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस भी गठित की थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ इसके विरुद्ध खड़ा होना था, कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा होना था। फिर 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया विधि मंत्री से। 1952 में लोकसभा चुनाव लड़े, परंतु कांग्रेस के उम्मीदवार से ये पराजित हुए। फिर राज्यसभा से इनको संसद में लाया गया, उपचुनाव फिर लड़े, फिर भी पराजित हुए, और फिर 1956 के अंदर इन्होंने घोषणा कर दी थी कि पहले दिन का मूड था सिख धर्म में जाने का, बट सिख नेताओं से बात करने के बाद में वो संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि उनको विभिन्न धर्मों के ऑफर थे, ईसाइयों के भी थे, इस्लाम के भी थे, परंतु उनका ये मानना था कि मैं एक ऐसे धर्म में जाऊंगा जो कभी हिंदू धर्म की कोई शाखा रही हो, एक हिंदू धर्म से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, मैं ऐसे धर्म में जाना चाहूँगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ऐसे हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मरूंगा नहीं, क्योंकि काफ़ी कुरीतियाँ हैं जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म एक ऐसी बिल्डिंग के समान है जिसमें ना एंट्री गेट है, ना आपके एग्जिट गेट है। जिस
जिस मंजिल में आप जन्म लोगे आपको ज़िंदगी भर उसी मंजिल में रहना है। फिर उन्होंने 1956 के अंदर घोषणा पहले कर दी थी और उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक लिखी थी और कहा था कि ये पुस्तक पूरी होती मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूँगा। ये पुस्तक पूरी हुई और फिर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने सार्वजनिक मंच पे अपने अनुयायियों के साथ में त्रिरत्न और पंचशील का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म में प्रवेश किया और 22 वॉव जिसे कहते हैं प्रतिज्ञाएं ली इन्होंने और फिर अंतिम पुस्तक के रूप में बुद्ध और कार्ल मार्क्स लिखी और फिर इनका 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो गया था। तो देहांत नहीं, महापरिनिर्वाण कहेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण होता है। दलित उत्थान का कार्य इन्होंने 1920 से शुरू कर लिया था। 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आने वाला था तो उस अधिनियम के समक्ष पेश होकर इन्होंने दलितों के लिए रिजर्वेशन और पृथक निर्वाचन की मांग पहले कर ली थी। वहां से लेकर 1920 से लेकर और टिल मृत्यु तक दलित उत्थान में ये संलग्न रहे। अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इनको फादर ऑफ आरबीआई कहा जाता है, आरबीआई का पिता कहा जाता है, क्योंकि जब हिल्टन यंग आयोग बिठाया गया, हिल्टन यंग ने 1926-27 में जब इन्होंने भारत की यात्रा करी तो जब भारतीय अर्थशास्त्री जो थे उनसे इनपुट मांगे कि कैसी बैंक होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, तब भी मेंबर भाग लेने के लिए आए थे। वो सारे सदस्य भीमराव अंबेडकर की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी की प्रतियां साथ में लेके आए थे। तब हिल्टन यंग ने पूछा कि भाई जब इस पुस्तक को साथ में लेके आए तो ये लिखने वाला कौन है। तो डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया गया और उन्हीं के विचारों की देन थी कि भारत में आरबीआई की स्थापना हुई। तो 1 अप्रैल 1935 को जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भी उनको याद करता है। इसके अलावा 1951 में भारत में पहली बार जो वित्त आयोग बना था, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, उसके संस्थापक भी इनको माना जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बात करूं तो वो स्वर्ण मान के समर्थक थे बजाय स्वर्ण विनिमय के। तो इस मामले में उनका किन्स के साथ में जॉन मेनार्ड किन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस समय बहुत बड़ा नाम था, उनके साथ भी उनकी बहस हुई थी। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनकी ये मेन कार्य थे। साहित्य में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी इकोनॉमिक्स के ऊपर, कॉमर्स एंड ट्रेड से लेके डिसेंट्रलाइजेशन प्रोविजंस ऑफ इंडिया से लेके, और इसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन से लेके ये सारी किताबें इन्होंने लिखी थी। अगर अपन साहित्य की बात करें तो अनटचेबिलिटी पे बहुत लिखी है, हु इज शूद्रा लिखी, जिसमें पूरे के पूरे आर्य इन्विजन थियरी के बारे में लिखा गया है। और भी कई सारी किताबें थी। गांधी रानाडे एंड जिन्ना पर किताब लिखी, गांधी एमनिसिपेशंस पे लिखी, इसके अलावा कास्ट्स इन इंडिया पे लिखी, इसके अलावा इन्होंने जाति व्यवस्था का उन्मूलन, इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखी। इन्होंने बुद्ध धर्म पे भी बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी। राजनीतिक जीवन की मैं बात करूं तो 1937 से इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से, और 1956 तक राजनीतिक जीवन में रहे। अम्बेडकर किसी जाति के नेता नहीं थे, अम्बेडकर किसी वर्ग के नेता नहीं थे, अम्बेडकर पूरे भारत की धरोहर है और उन्होंने एक महान दस्तावेज हमें दिया, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने एक हमारा जो सबसे पिछड़ा वर्ग था, जिनके साथ अत्याचार भी होते थे, भेदभाव होते थे, अस्पृश्यता थे, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और वो सफल भी रहे। डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते थे कि अंबेडकर मूर्तियों में नहीं है, पुस्तकों में है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आप लोगों को कि अपनी संकीर्ण मानसिकताओं से सबको बाहर आना चाहिए, इनके फॉलोवर्स को भी और जो कोई विरोधी है उनको भी, और इनको पढ़ना चाहिए। इनकी आप ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी विचारधारा क्या थी, इनका दर्शन क्या था, ये चाहते क्या थे। जो लोग महान थे वो अमर होते हैं, उनको पढ़ के उनसे सीखने का समय है। और खुद ये कहते थे, अम्बेडकर कहते थे कि जो काम पुस्तकें कर सकती है वो काम कोई नहीं कर सकता।